नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना को दी मंजूरी। योजना का लक्ष्य है 2024-25 से 2025-26 के दौरान 14,500 महिला SHG को कृषि में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को छठ से पहले दिया बड़ा तोहफा। राज्य सरकार इस साल करेगी 45 लाख मैट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदारी। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार गुजरात के अहमदाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया उद्घाटन। ये संयंत्र प्रतिदिन शहर के 4,000 मीट्रिक टन वेस्ट का करेगा प्रबंधन। लगभग 350 मेगावाट बिजली का करेगा उत्पादन। आने वाले 2 से 3 दिन में मौसम में बदलाव की संभावना। उत्तर भारत में आज भी तापमान है सामान्य से 3 डिग्री अधिक। 3 नवंबर के बाद से उत्तर और पूर्वी भारत में तापमान में 2 से 3 डिग्री आएगी गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी तरफ एक अहम कदम उठाते हुए सरकार ने 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत न केवल ड्रोन बल्कि पैकेज के रूप में ड्रोन की आपूर्ति की जाएगी। पैकेज में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए स्प्रे तंत्र के साथ बेसिक ड्रोन को रखने का डिब्बा, मानक बैटरी सेट, नीचे की ओर फोकस कैमरा, दोहरे चैनल वाला फास्ट बैटरी चार्जर हब और एनीमोमीटर, पीएच मीटर और सभी वस्तुओं पर 1 साल की ऑनलाइन वारंटी शामिल है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 14,500 चयनित महिला SHG को कृषि में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग जैसे उद्देश्यों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है। चयनित महिलाएं किसानों को किराए पर ये सेवाएं प्रदान करेगी। गौरतलब है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के परिचालन की दिशा निर्देश जारी किए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में से एक को 15 दिन के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस योजना के तहत ड्रोन और सहायक उपकरण तथा सहायक शुल्क की लागत का 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में अधिकतम 8 लाख रुपए तक की राशि महिला स्वयं सहायता समूहों को पैकेज के रूप में ड्रोन की खरीद के लिए प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल की बढ़ती पैदावार और कम संचालन लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को छठ से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया है कि इस राज्य में रिकॉर्ड धान की खरीद की जाएगी। सरकार इस साल 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करेगी और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपए प्रति क्विंटल होगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में धान खरीद से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में फैसला किया गया कि इस साल राज्य सरकार 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर करेगी। अभी उत्तर बिहार के जिले में ही धान खरीद का सरकारी निर्देश है। सबसे पहले धान की खरीद उन जिलों में शुरू होगी जहां धान की कटनी आरंभ हो चुकी है। 17% नमी के आधार पर पैक्सो एवं व्यापार मंडलों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से धान खरीद की जाएगी। खरीफ विपणन मौसम 24-25 में धान चावल अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है वो धान का हमारा है 45 लाख मीट्रिक टन और भारत सरकार ने तय किया है दर न्यूनतम समर्थन मूल्य वो है साधारण धान का दर है 23 रुपये प्रति क्विंटल जो बढ़ाया गया है राशि पहले से और ग्रेड ए का जो रेट है 2320 रुपये प्रति क्विंटल जा करके उत्तर बिहार के 5 कमिश्नरी में 19 जिलों में 1 नवंबर 24 से
15 फरवरी 25 तक धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि 15 नवंबर से राज्य के शेष जिलों में धान खरीद आरंभ होगी। बिहार सरकार ने धान खरीद की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 तय की है। इस वर्ष 45 लाख टन धान और 30 लाख टन उसना चावल की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने बिचौलियों और धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश जिला अधिकारियों को दिया है। जिलों में उस समय पटना, मगध और भागलपुर, मुंगेर, यहाँ पर हम लोग जो क्रय करने जा रहे हैं 15 नवंबर से 15 फरवरी तक 19 जिले में किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि धान बिक्री का पैसा 48 घंटों के अंदर किसानों के खाते में भेज दिया जाए। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 8,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। बैठक में ये भी तय किया गया है कि जो पैक्स ब्लैक लिस्टेड हैं, वहां धान अधिप्राप्ति नहीं की जाएगी। इसके लिए दूसरे पैक्स को चिन्हित किया गया है। साथ ही जो पैक्स ब्लैक लिस्टेड हैं, वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में पिराना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्लांट का मुआयना भी किया और प्लांट के इंजीनियर से WTE प्रक्रिया के बारे में बात की। बता दें कि ये प्लांट गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो कि अहमदाबाद नगर निगम और जिंदल समूह के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। फिलहाल प्रायोगिक संचालन के तहत इस संयंत्र के प्रतिदिन 1000 टन कचरे को संसाधित करके प्रति घंटे 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं पूरी तरह से चालू होने पर यह संयंत्र शहर के कुल 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के वेस्ट का प्रबंधन करेगा और लगभग 350 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेष अभियान 4.0 के तहत गतिविधियों का जायजा लेने के लिए लोक शिकायत विभाग द्वारा गठित कई टीमों ने दिल्ली एवं NCR स्थित कृषि संगठनों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए कार्यालय परिसरों का निरीक्षण किया। इन टीमों को दिल्ली एवं NCR स्थित कार्यालयों से संबंधित कृषि केंद्रों का दौरा करने का कार्य सौंपा गया था। इसका उद्देश्य इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रमों की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करना था। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से पहले ही संकट बढ़ गया है। कालंदी कुंज में एक बार फिर से यमुना नदी में जहरीला झाग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और जैसे जैसे छठ का पर्व करीब आ रहा है, यमुना नदी का प्रदूषण स्तर और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार भाजपा ने दिल्ली की आप सरकार को बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने आज तक प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भी धन दिया, उसको दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं किया। पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट, ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं और ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजनस रहेगा, उल्टा और पॉइजनस होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा। ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। अब छठ पूजा आने वाली है। छठ पूजा में महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। और दिल्ली में दीपावली के बाद प्रदूषण स्तर और खराब हो गया है। आतिशबाजी के कारण शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 370 के पार पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। दीपावली के बाद हर साल दिल्ली की हालत इसी तरह से गंभीर हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने में राज्य सरकार फिलहाल नाकाम दिख रही है और आम जनता को दम घोंटू हवा में जीना पड़ रहा है। दिल्ली में दीपावली के बाद प्रदूषण के लेवल में खतरनाक इजाफा हुआ है। खराब हवा ने एक बार फिर से राजधानी के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 24 घंटे का औसत प्रदूषण भी बढ़कर 339 पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है।
आतिशबाजी की वजह से दिल्ली का मौसम धुंधला सा हो गया। दिल्ली के कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर तय सीमा से कई गुना ज्यादा हो गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया है कि दीपावली के अगले दिन AQI लेवल में कमी आई है। कल का देखें, प्रदूषण का जो स्तर था AQI वो 330 था। अभी एक 30 पॉइंट्स का बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी सुबह का जो AQI है 360 है। तो अभी युद्ध स्तर पे हमें काम करने की जरूरत है। वहीं दिल्ली की दमघोंटू हवा ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राज्य सरकार हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण को रोकने में असफल रही। शुक्रवार को AQI के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। दिल्ली में प्रदूषण के जो मुख्य कारण हैं वो डस्ट पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन है और पराली से आने वाला धुआं है, जिस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार काम नहीं करती। अगर दिल्ली के सड़कों को ठीक कर लिया जाता, दिल्ली में समय रहते इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी व्हीकल चालू कर दिए जाते और दिल्ली में पराली का धुआं जो पंजाब से आता उसको रोक लिया जाता, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता था। लेकिन पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार, चोरी और लूट की है। इन्होंने किसी विजन के साथ काम नहीं किया। चांदनी चौक सीट से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार हिंदुओं के त्योहार को टारगेट कर रही है और प्रदूषण रोकने के उनके सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। प्रदूषण की आड़ में वो हमारे हिंदू त्योहारों पर पटाखों को बैन लगा करके और अब ये साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण पटाखों के कारण से हुआ। केजरीवाल जी बिल्कुल गलत है। आप दिल्ली में 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है। प्रदूषण की ये समस्या आज कोई पहली बार नहीं है। 10 साल से दिल्ली प्रदूषण का दंश झेल रही है। पिछले 24 घंटों पर नजर डालें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कितना बिगड़ा है। आज शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 339 रहा। कल शाम 4 बजे यह 328 था। दोनों ही बहुत खराब श्रेणी में है। पिछले साल दिवाली पर दिल्ली का औसत AQI 301 था, जबकि दीपावली से एक दिन पहले AQI 218 था। 2022 में दीपावली के दिन औसत AQI 302 था, जबकि दीपावली से एक दिन पहले AQI 312 था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं आने वाले 2 से 3 दिन में मौसम में बदलाव की संभावना है। ये जानकारी देते हुए मौसम विभाग वैज्ञानिक सोमासेन रॉय ने कहा कि उत्तर भारत में आज भी सामान्य से 3 डिग्री तापमान अधिक है। अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में बदलाव होने की संभावना नहीं है। हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी और 3 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट आएगी। उत्तर और पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट आने की संभावना है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आज भी जैसे रिकॉर्ड कल का टेम्परेचर के बेसिस पे बात करें तो आज भी आपका 3 डिग्री अबव नॉर्मल चल रहा है। तो अगले 2 से 3 दिन तक यानी कि 3 नवंबर तक खास चेंज होने की संभावना नहीं है, मगर तेज हवाएं चलेगी और जैसे आज भी आपका विंड्स 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे का चल रही है, आज तो चलेगी, कल से विंड्स थोड़ा वीकेंड करेगी। मगर 3 तारीख के बाद से हमारी उम्मीद है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के चलते टेम्परेचर्स में खास गिरावट आएगी। खासकर नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में 2 से 3 डिग्री का फॉल होने की संभावना है 3 तारीख रात से 4 तारीख और 5 तारीख को। राजस्थान की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी पुष्कर न सिर्फ समृद्ध संस्कृतियों के लिए मशहूर है, बल्कि हर साल यहां आयोजित होने वाला पुष्कर मेला इसके आकर्षण को 4 चांद लगा देता है। पुष्कर मेले का रंगारंग आगाज आज से हो रहा है। 17 नवंबर तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। हर साल दीपावली के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है और राजस्थान के विभिन्न रंगों से सुसज्जित ये उत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। पुष्कर मेला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है। ये पारंपरिक कार्निवल हजारों ऊंटों, घोड़ों और मवेशियों को एक साथ लाता है। पशुओं के व्यापार के अलावा उत्सव के मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्थानीय नृत्य, संगीत और सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता कबड्डी प्रतियोगिता है। इसके अलावा इस अद्भुत उत्सव का धार्मिक महत्व भी है। मेले को मुख्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि कार्तिक महीने के हिंदू चंद्र माह के अनुसार पूर्णिमा के दिन होता है। तीर्थ यात्री कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान करते हैं और पुष्कर में विद्यमान एकमात्र ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। आस्था, विश्वास और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक पुष्कर मेला देश विदेश के लाखों सैलानियों को हर साल आकर्षित करता है।
आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों की संपत्ति को वक्फ में शामिल किया जाएगा तो हम विरोध करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे, कृपया करके गरीब किसानों की संपत्ति को अगर वक्फ के नाम जबरन चढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम कांग्रेस और विरोधी सरकार को और कहना चाहते हैं, अगर हिंदुओं के मंदिर और उनकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बनाने का षड्यंत्र किया जाएगा तो उसका हम राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं बात करें आवक की तो 1 नवंबर को इक्का दुक्का मंडियों में ही ज्वार की आवक देखने को मिली। इस दिन गुजरात की निजर मंडी में ज्वार का भाव रहा 1,985 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की बुआई में इजाफा देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ ज्वार की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 14,06,000 हेक्टेयर में बोया गया था। यानी इस साल खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की बुआई में 1,10,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का ये आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात आवक की करें तो 1 नवंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक न के बराबर देखने को मिली। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि इस साल खरीफ सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। इस साल खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 73,000 हेक्टेयर में हुई थी।
और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक के पूर्वी सूखे इलाके में रागी की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान चने की बुवाई भी कर सकते हैं। सूरजमुखी, राजमा और लोबिया की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। उत्तर पूर्वी कर्नाटक में कुसुम, सूरजमुखी, नाइजर और काबुली चने की बुवाई जारी रखें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाके में काबुली चने की बुवाई और मिर्च की रोपाई का काम करें। वहीं उत्तरी कर्नाटक के किसान इन दिनों ज्वार, काबुली चना और कुसुम की बुवाई कर सकते हैं। केरल के किसान तैयार धान की कटाई कर लें। केरल में सब्जियों की बुवाई समय पर करें। महाराष्ट्र में फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान सुबह के समय तैयार अगेती धान की कटाई का काम करें। कोंकण में साफ मौसम के दौरान मूंगफली की खुदाई भी कर लें। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तैयार बाजरे और सोयाबीन की कटाई करते रहे। यहाँ के किसान हरे चारे की कटाई भी जारी रखें। मराठवाड़ा में कुसुम और चने की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही विदर्भ में खरीफ की तैयार सोयाबीन, मक्का और ज्वार की कटाई जारी रखें। विदर्भ के वाशिम जिले के किसान इन दिनों गेहूं की बुवाई का काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मक्का की कटाई करें। तेलंगाना में दक्षिणी इलाके में मूंगफली की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान काले चने और कुसुम की बुवाई भी करते रहें। सरसों और मक्का की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसान से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में झारखंड में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है कि वो इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके, लेकिन पार्टी के अंदर का गतिरोध ये भी हर सतह पर दिखता है।
झारखंड में सभी समितियों की समीक्षा के लिए पार्टी ने एक बैठक बुलाई। इसमें किस समिति के कार्य की रूपरेखा कैसी होगी, इस पर बातचीत हुई ताकि आगे क्या कदम उठाए जाएं। लेकिन इस बैठक में टिकट बंटवारे का जिन बाहर आ गया। भारत चीन सीमा पर सुधरते संबंधों के बीच भारतीय सेना के पूर्वी लद्दाख के डैमचौक सेक्टर में गश्त शुरू कर दिया गया है। वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी शुक्रवार को अमेरिका के लिए रवाना हुई। 22 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के मगाम इलाके के मझामा में कल हुए आतंकवादी हमले में 2 गैर स्थानीय कर्मचारी घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीड़ितों को आतंकवादियों ने बहुत करीब से गोली मारी। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।